तो निफ्टी ने आज 20,000 का स्तर छू लिया। पिछली बार 20 जुलाई को 19,992 का स्तर छुआ था। उम्मीद थी कि 21 जुलाई को ही 20,000 को पार चला जाएगा, मगर वहां से बाजार घूम गया और अब 1.5 महीने बाद 20,000 का स्तर छुआ है। दरअसल बाजार भी G20 में भारत की सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आखिर में निफ्टी 176 अंक, सेंसेक्स 528 अंक और बैंक निफ्टी 414 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों ने भी लाइफ हाई का नया रिकॉर्ड बनाया। और किस तरह का एक्शन था आज के ऐतिहासिक दिन, ये बताने के लिए थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, निफ्टी ने 20,000 का स्तर छू लिया, क्या इसे G20 की कामयाबी का असर कहें? देखिए, G20 की सफलता के बाद निफ्टी ने 20K का आंकड़ा पार किया। ऐतिहासिक दिन रहा। रिकॉर्ड स्तर पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों इंडिसेज में देखें तो काफी बढ़िया तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो एक्सिस बैंक को देखिए, करीब 2% की तेजी। पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, मारुति, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। वहीं बात करें निफ्टी के लूजर्स की तो देखिए, कोल इंडिया में हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में काफी बढ़िया रैली आई थी, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आपको देखने को मिली। ONGC, L&T, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक गिरे तो हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट गिरावट आपको नजर नहीं आई। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप इस बुल रन की थीम है, बढ़िया तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। आज ITI को देखिए 20% का उछाल। इरकॉन इंटरनेशनल 20% के सर्किट पर बंद हुआ। SJVN लगातार बड़ी ब्लॉक डील्स और साथ में G20 में रिन्यूएबल्स पर जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसका भी असर यहां पर देखने को मिला। 20% के बड़े गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा रेलवेज को लेकर भी G20 में काफी चर्चा हुई है। इसके बाद RVNL 18% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 11% चला है। JSW एनर्जी, इंडियन ओवरसीज बैंक, के कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आपको बड़े मूव्स देखने को मिले। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसी भी रहे, ब्रॉडर मार्केट्स के हो या मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हो, जहां पर तेजी वाले बाजार में भी हल्की सी निराशा आपको देखने को मिली। नाटको फार्मा 8% लुढ़का, BHEL 4%। रिकॉर्ड ओपनिंग हुई है यहाँ पर जवान मूवी के। इसके बाद भी अगर आप देखें तो PVR प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ। 3% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और मेट्रो ब्रांड्स हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप और ब्रॉडर इंडस्ट्रीज कमाल की तेजी रही आज। और जैसे हमारी जिंदगी के सफर में बहुत रोमांच होता है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही निफ्टी के सफर में भी काफी रोमांच भरा रहा। तो निफ्टी के 1,000 से 20,000 का सफर की कहानी बताने के लिए हमारे साथ हैं अरमान नाहर। देखिए, आज निफ्टी ने एक लाइफ टाइम हाई तो अचीव किया ही है, उसके साथ साथ 20,000 का जो एक बड़ा आंकड़ा जो है वो भी हासिल करते हुए दिखे। अब निफ्टी की शुरुआत से अगर आप इस जर्नी को देखें तो जब 1,000 का निफ्टी था, जब निफ्टी की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 1996 में, उसके बाद से अगर हर 1000 पॉइंट की रैली में अगर आप बात करें तो इस बार की जो रैली आई है, जो 1000 पॉइंट्स की रैली आती हुई दिखी है, वो 72 दिन में आती हुई दिखी है। सबसे ज्यादा हमने समय जो लिया था वो 1000 से 2000 के लिए लगभग अगर आप देखें 2818 दिन जो है उस समय लेते हुए दिखे थे। और ये जो रैली आती हुई दिखी है ये सिर्फ 72 दिन में आती हुई दिखी है, जो कि अगर आप दिखेगा लगभग अगर आप सबसे कम जो मूवमेंट आया था 5000 से 6000 में, जहाँ पे सिर्फ 35 दिन लगे थे। उसके बाद अगर आप बात करें तो वहां पर 14,000 से 15,000 के बीच में 36 डेज लगे थे, या फिर 13,000 से 14,000 की बात करें तो वहां पर 37 डेज लगते हुए दिखे थे। सबसे कम, इन सब में सबसे ज्यादा सबसे कम आया था 16,000 से 17,000 में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 28 दिन जो है वो लगते हुए दिखे थे। उसके बाद अगर आप बात करें 17,000 से 18,000 में, वहां पर भी 41 डेज लगते हुए दिखे थे। तो उस हिसाब से ये 6वीं सबसे तेज 1000 पॉइंट्स की रैली जो है वो बन जाती है। अब अगर आप बात करें 1000 से 20,000 के, इसमें कुल मिला के जो दिन लगे हैं लगभग 10,003 दिन लगे हैं हमको 1000 से 20,000 आने में, जो कि अगर आप देखें 27 साल 4 महीने और 20 दिन हमें लगे हैं 1000 से 20,000 आने में। अब हर 5,000 पॉइंट्स की अगर आप रैली की बात करें तो 1,000 से 5,000 में लगभग हम देखें तो 4,175 दिन हमें लगते हुए दिखे थे। 5,000 से 10,000 की बात करें तो वहां पर 3,590 के आसपास 3,589 डेज स्पेसिफिकली वहां पर लगते हुए दिखे थे। 10,000 से 15,000 की अगर आप रैली देखें तो वहां पर आपको 1,290
स्पेसिफिकली अगर आप बात करें 1291 डेज लगते हुए दिखे थे। और इस बार की जो 5000 की रैली है, 15000 से 20000 की रैली, वहां पर आपको कुल मिला के लगभग 948 डेज, जो कि अगर आप बात करें 2 साल 7 महीने और 6 दिन लगते हुए दिखे हैं। और अब हर 1000 पॉइंट की रैली का अगर आप डेटा देखें तो 1000 से 10000 के लिए हमको 7764 दिन लगते हुए दिखे थे, जो कि 21 साल 3 महीने और 3 दिन है। उसी के साथ साथ 10000 से 20000 की अगर आप बात करें तो लगभग 2240, टू बी स्पेसिफिकली 2239 जो है डेज लगते हुए दिखे थे, जो कि 6 साल 1 महीने और 17 दिन जो है यहां पर लगते हुए दिखे। ये है पूरी निफ्टी 50 की 1000 से 20000 की जर्नी। और पिछली बार 20 जुलाई को लाइफ हाई बनाने के बाद निफ्टी ने फिर नया लाइफ हाई बनाया है। पिछले लाइफ हाई से अब नए लाइफ हाई तक पहुंचने में किन शेयरों और सेक्टर का रहा अहम योगदान, ये बताने के लिए मेरे साथ है नुपुर। 20 जुलाई को जो लास्ट लाइफ हाई हुआ था, उसके बाद 20,000 के सफर में काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स का सहयोग आपको नजर आएगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे भी है जहां पे आपको कमजोरी भी देखने को मिली। गेनर्स के साथ बात कर लेते हैं। एनटीपीसी 25% के बड़े मूव के साथ इस रैली में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर। कोल इंडिया, सप्लाई, एल&टी, अदानी पोर्ट जैसे काउंटर देखेंगे तो आपको डबल डिजिट 13 से 23% तक के बड़े गेन्स इस रैली में आते हुए नजर आए। लूजर्स की कैटेगरी में आपको सबसे ऊपर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज नजर आएगा। यहाँ जो है ये स्टॉक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। 10.5% का कट स्टॉक पे नजर आया। एशियन पेंट, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पे 6 से 8% के कट आपको इस रैली में आते हुए नजर आए। ब्रॉडर इंडिसेस की भी बात कर लेते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप में हम लगातार तेजी आते हुए देख रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल पे ये दोनों इंडिसेस भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रैली में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किस इंडेक्स से आता हुआ दिखा है तो वो स्मॉल कैप है। 12% के मूव के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 20 जुलाई से लेके अब तक मिड कैप 11% ऊपर है। 500 की बात करें तो 3% का गेन आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा, लेकिन बैंक से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली दिखी और 1% का कट इस रैली में नहीं आते हुए नजर आया। सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। पीएसयू स्टॉक्स काफी फोकस में और बड़ा गेन यहाँ पे आते हुए नजर आया। 15% के गेन के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग भी पीछे नहीं है टू पार्टिसिपेट इस पर्टिकुलर रैली में। 15% का गेन इस सेक्टर पे भी आते हुए दिखाए। रियल्टी के भी तरफ से दमदार 10% के रिटर्न्स आपको बनते हुए नजर आए। मेटल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटो और आईटी, हालांकि आईटी में सिर्फ 3% का रिटर्न दिखेगा, लेकिन पीछे नहीं है, इसने भी आपको पार्टिसिपेट आते हुए ही नजर आया। लूजर्स की लिस्ट में सिर्फ एक ही है, एफएमसीजी। यहाँ पे थोड़ी हमने मुनाफा वसूली देखी और 3% का कट आपको इस इंडेक्स ने दिया है पिछले लाइफ हाई से अब लाइफ हाई तक। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स और स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ से भरपूर रैली इस 20 जुलाई से 20,000 की जर्नी में आती हुई दिखी है। और निफ्टी के 20,000 तक के सफर को एक निवेशक कैसे देखे और आगे के लिए वो क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इस पर मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी ने बात की हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी से। पहली बार हम 20,000 का लेवल देख रहे हैं, बहुत अच्छी रैली रही है। इस रैली को अब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन भी दौर हो गया है, अब इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? दीप, ये रैली कई मायनों में बहुत बेहतर और बहुत अलग और बहुत मजबूत है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी ग्रोथ स्टोरी के दम पर 20,000 का लेवल छुआ है। आमतौर पर अब तक जितनी बार भारतीय बाजारों ने इतिहास बनाया, ये इतिहास सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बना है कि आप ग्लोबल मार्केट्स में तेजी देख रहे हैं। दूसरी बात, पहली बार भारतीय निवेशकों की अपनी ताकत दिखी है। आज भी आपने नंबर्स आते देखे, अगस्त के महीने के, आपने सितंबर के महीने के नंबर्स देखे हैं, हाईएस्ट एवर इनफ्लोज आपको आते दिख रहे हैं। तो भारतीय निवेशक अपने दम पर, अपनी ताकत पर बाजारों को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तीसरी बात, इस बार कंपनियों की कमाई बहुत जबरदस्त है और बैलेंस शीट अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में, डेट लिमिट में है, ग्रोथ जबरदस्त है, कैपेक्स कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स के दम पर कर रहे हैं। ये तीसरी बात है। ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, कम है, लेकिन उसके बावजूद हम लाइफ हाई पर पहुंचे हैं, 20,000 पर पहुंचे हैं और पहली बार इतिहास में एफआईएस की दादागिरी खत्म हुई है। एफआईएस के अब एफआईएस की बिकवाली से डर नहीं लगता। इनफैक्ट
एफआईज की बिकवाली में अब लोग मौके ढूंढते हैं कि आज हमारे लिए पैसा लगाने के मौके हैं। वही कहते हैं कि एक ज़माना था जब लोकल फंड मैनेजर्स ऑफिस जाते तो ये डर के जाते कि आज एफआईज बेचने ना आ जाए, और आजकल जब ऑफिस जाते हैं ये सोच के जाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं आज एफआईज बेचे तो हमें सस्ते में माल मिले। ये बड़ा बदलाव है जो हिंदुस्तान में होता है। एफआईज का दबदबा और दादागिरी खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, इस बार की जो रिकॉर्ड रैली आई है और अब हम वापस ये रैली के मूड में आ गए, इनफैक्ट पूरे सितंबर हम पॉजिटिव रहे हैं, 800 पॉइंट का बाउंस आया है, ये जारी रह रहा है, आगे एक्सटेंड होगा? पूरे आसार है कि ये तेजी बढ़ेगी और जारी रहेगी, इसमें कोई डाउट मुझे है नहीं। न सिर्फ यहाँ की तेजी बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी बड़ी मंदी के आसार जो लग रहे थे इस साल की शुरुआत में वो अब धीरे धीरे खत्म होते दिख रहे हैं। तो आपको लोकल सपोर्ट तो है ही हमारी तेजी का, बल्कि ग्लोबल मंदी का भी डर धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। कहीं भी दूर दूर तक भारतीय बाजारों में भारतीय इकोनॉमी के धीमेपन के संकेत आपको नजर नहीं आएंगे। भारत और पूरी दुनिया में इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में जब भी हो ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी जो ग्रोथ को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। और इन सब के बीच में हमारे टैक्स कलेक्शन, चाहे वो जीएसटी को हो, इनकम टैक्स को देख के हो और कंपनियों के नतीजे हो, ये बहुत मजबूत है। तो एक तरफ इकोनॉमी के और देश के मैक्रो फैक्टर्स, दूसरी तरफ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स और तीसरी कंपनियों के माइक्रो फैक्टर्स, ये सारे के सारे आपको एक स्वीट स्पॉट में रखना है। और यही वजह कि 20,000 इज जस्ट नंबर, एक माइलस्टोन है, मंजिल नहीं है, मील का पत्थर है, मंजिल नहीं है। समझ गया सर। 20,000 तो आ गया, एक अच्छा वक्त है एक तो हमारे बुल मार्केट फॉर्मूला का रिविजिट करने के लिए, और आपके भी जो अब इस समय बाजार की रीडिंग है, अब यहाँ से कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं, ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? तेजी के लिए तो खुला नीला आकाश है, 20,000 के ऊपर टिक गए, बंद हो गए तो उसके बाद तो आप अलग लाइफ टाइम हाई के ऊपर खुले नीले आकाश में अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है दीप, मैंने 35 साल की मेरी लर्निंग में यही सीखा कि तेजी के मार्केट को, बुल रन को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका है, लाइफ टाइम हाई पर बाजार को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका है वो ये कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल कहां से देगा। जब तक वो रिवर्सल के संकेत ना आए, स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बना रहे हैं। अब जो बाजार के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी पर है वो 18,800 से 19,200, ये 400 पॉइंट की रेंज आराम से टूटेगी ही नहीं। इसे तोड़ने के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा जो होगा नहीं। बैंक निफ्टी के लिए यही रेंज 43,000 43,600 की निकल कर आती है, जिसके ऊपर रहेगा बाजार तब तक मजबूत रहने वाला है। दीप आप सोचिए, मतलब 18,900 के ऊपर, 18,950 के ऊपर 50 ट्रेडिंग सेशन से बाजार बंद हो रहा है। 43,600 के ऊपर 81 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, और 43,000 के ऊपर 91 ट्रेडिंग सेशन से। ये बाजार की मजबूती। तो अब आपके लिए ये स्टॉप लॉसेस हो गए। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आप 19,550 और 44,000 के स्टॉप लॉस रखें, अदरवाइज आपको बने रहना चाहिए। बाजार का टॉप कब, कहां, कैसे, कितने पर बनेगा, इसके लिए हमने 3 टारगेट दिए थे। 15 जनवरी 2021 में जब निफ्टी 14,450 पे था तब हमारे 3 टारगेट थे, और दूसरा टारगेट 19,025 का था, वो तो कभी से आ चुका। तीसरा टारगेट जो हमारा था बॉटम से 177% की तेजी का 21,080 का, और मुझे कहते हुए ये खुशी कि ये टारगेट इंटैक्ट है। आएंगे, जरूर आएंगे, आप हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। एब्सोल्युटली 21,080 का टारगेट। अब 1-2% ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए वो तो 20,000 21,000 के इतने लंबे टारगेट्स में अपनी जगह, लेकिन ये टारगेट्स आने वाले हैं। बिल्कुल सर। पैसा कहाँ बनेगा? अभी तो सभी जगह पैसा बन रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप की भी बड़ी रैली है, यहाँ से पैसा कहाँ? एक्चुअली इस मार्केट में पैसा नहीं बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत और करने की जरूरत है। बनाना आसान काम है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, यही रिस्की भी होता है कि जब आपको ये लगे कि पैसा बनाना बड़ा आसान काम है, तभी बाजार आपको झटके भी देता है। लेकिन आसान उन लोगों के लिए जो क्वालिटी अच्छे स्टॉक खरीद कर आराम से कुंडली मार्केट बैठ रहे हैं, जल्दी में बेच नहीं रहे। रियल एस्टेट, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, क्योंकि अगले साल की थीम जो होगी दीप, अगले साल की थीम होगी ब्याज दरों में कमी, ब्याज दरों में कटौती, देश दुनिया में ब्याज दरों की, और ऐसे में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, चाहे वो बैंक्स हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, ये एनबीएफसी हो, ये अब भी भागेंगे। इसमें मेरी टॉप पिक होगी सबसे नंबर 1 पर रियल एस्टेट, नंबर 2 एनबीएफसी, नंबर 3 ऑटो, नंबर 4 बैंक। ये चारों के दम पर आपको तेजी देगी। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स भारत की स्टोरी है, मेक इन इंडिया की, पीएलआई की, ये चलने वाले हैं, यहाँ पर तेजी होगी। फार्मा और आईटी पिछड़े हुए शेयर, अब हल्की फुल्की मजबूती यहाँ पर आपको चुनिंदा आईटी शेयरों में दिखेगी, और फार्मा भी मजबूत रहने वाला है। कंजम्पशन और एफएमसीजी हिंदुस्तान की सदाबहार थीम है, और
इलेक्शन ईयर में सबसे मजबूत, अगर 10% के रिटर्न की आपको उम्मीद है तो कंजम्पशन और एफएमसीजी स्टॉक आपके लिए एकदम सेफ है। रेलवे, डिफेंस, फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगातार थीम में रहेंगे और ये मजबूत रहने ही रहने। और इसमें मैं एक थीम और जोड़ रहा हूँ, आज से जोड़ रहा हूँ, और वो है लॉजिस्टिक्स। ये नई थीम है अगले 3 साल 5 साल के लिए। लॉजिस्टिक्स जो मैं 20,000 पर आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये एक और थीम है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। और इन्हीं के साथ सीमेंट और इंफ्रा, यहाँ पर भी पैसा बनेगा। तो आप ये कहने में कह सकते हैं कि लगभग तो आपने सारे कवर कर दिए, लेकिन मैं क्या करूँ, जब बाजार में सब जगह पैसा बन रहा है तो मुझे वही कवर करना है जहाँ पैसा बन रहा है। एब्सोल्युटली, जोड़ दी सर, नई थीम भी जोड़ दी। अच्छा, लाखों करोड़ों म्यूचुअल फंड निवेशक भी हैं जो हमें सुनते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, एसआईपीज भी इनकी जारी हैं। ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसआईपीज चल रही हैं रिकॉर्ड 15,000 करोड़ की पर मंथ, इन्हें जारी रखना है? 100%। एसआईपी तो होती ही इसीलिए है कि आप अच्छे और बुरे दोनों समय में उसे कंटिन्यू करें, जारी रखें, बिल्कुल भी छोड़े ना। तो अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो, क्योंकि आप निवेश इसीलिए करते हैं कि जब पैसों की जरूरत हो तब आप उसे इस्तेमाल करें, तो अगर पैसे की जरूरत नहीं तो एसआईपी बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। अब भी आपसे 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली बने रहें, कोई बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करें। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो मार्केट को टाइम करना ही चाहता हूँ और मुझे तो कहीं न कहीं प्रॉफिट बुक करना है, इससे पहले कि बाजार कमजोरी के संकेत दे, मैं तो अपनी तरफ से डिसाइड करूंगा मुझे कब निकलना है। तो आप चाहें तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 20-25% अपने पोर्टफोलियो का आप प्रॉफिट बुक करके कैश में आ जाए, इंतजार करें। बट मेरा ये समझना है अभी भी इन्वेस्टेड रहने में ठीक है। और जिस तरह से आप देखिए, अगर यही आप अप्रैल में, मई में ये सोचते हैं कि बहुत बढ़ गया, बहुत हाई बन गए, निकल जाते हैं, बेच देते हैं, तो आज सोचिए सितंबर में कितना रिग्रेट कर रहे होते हैं। और किसको पता आप कब तक रिग्रेट करेंगे, किसको पता कहाँ टॉप बनेगा। टॉप बनेगा, यही बनेगा, पता चलेगा। और जब तक नहीं बनेगा तब तक भी यही पता चल रहा है। तो आप ट्रेल करते चले अपनी पोजीशंस को, अपने और इन्वेस्टमेंट वाली जो आपके पोर्टफोलियो है उसको डेफिनेटली अभी भी होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सर। अच्छा, जो बड़ा सवाल इस समय का है, बाजार का मूड माहौल तो हम एंजॉय कर रहे हैं, बट ये जो मिड कैप स्मॉल कैप की रिकॉर्ड रैली है, इसमें क्या करना है? यहाँ पर मुनाफा वसूली करें, जारी रखें अपनी पोजीशन, तेजी जारी रहेगी? आपको क्या लगता है? दीप, बिल्कुल तेजी जारी रहेगी। और जो आपके पास है और जो अच्छे शेयर है उनको बिल्कुल भी जल्दबाजी में बेचें। अभी भी पकड़ के, अभी आज सुबह ऐसा थोड़ी 20,000 अभी हो गया, सुबह 19,800 था तो अभी कमेंट्री मेरी चेंज हो जाएगी। 20,000 और 19,800 में ज्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 100-150 पॉइंट का फर्क है, उसमें कोई व्यू नहीं बदलता। अच्छे शेयरों में अभी भी आपको बने रहना है और जल्दी से बेचना नहीं। हाँ, फ्रेश खरीदारी जहां करनी है वहां आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। हर कुछ भी नहीं खरीदना है। अब क्या 10, 20, 25, 50 रुपए वाले वो शेयर जहां कोई फंड नहीं खरीदता, जहां कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं लेती है, जहां किसी वंस अपॉन अ टाइम वो ब्लू चिप्स हुआ करते थे, बाद में कचरा हो गए, अब उनकी खबरें बहुत आएगी, वहां नहीं लेना है, वहां नहीं लेना है। अनाप शनाप तेजी हो जाए थोड़ी और यहाँ से कि भाई 8-10% और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ गया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। लेना अब फ्रेश खरीदारी जब तक कि आप क्वालिटी को लेकर, शेयर की क्वालिटी को लेकर, बैलेंस शीट की क्वालिटी को लेकर, प्रोमोटर की क्वालिटी को लेकर आप संतुष्ट नहीं है, अच्छी क्वालिटी का ही शेयर खरीदना है, बाकी नहीं खरीदना है। ये बहुत क्लियर है। और 20,000 के इस सफर के बाद अब आगे क्या? निफ्टी की आगे की चाल कैसी? बाजार कहां जाएगा? कहां पर मौके बन रहे हैं? इस पर थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं बहुत ही खास मेहमान के साथ। विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी हैं सेठी फिनमार्ट के। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, बाजार ने 20,000 को छू लिया, अब आगे की चाल कैसी सर? खास तौर से मैं अगर अगले 6 महीने के लिए कहूं तो चाल कैसी रहेगी, किस दिशा में रहेगी? बिल्कुल दीपक, सबसे पहले तो आपको बधाई और जी बिजनेस को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों, हम सबको बधाई। बहुत बधाई। आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। निफ्टी 20,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। मतलब अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो ऐसे कुछ 4 पॉइंट नीचे है, बट वो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वेटेड एवरेज क्लोजिंग। बट निफ्टी में एक्चुअल में आज 20,000 के ऊपर बंद हुआ, लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। और अब तो ऐसी हाईज बहुत सारे लगाने हैं। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है, भारत का दौर चल रहा है, हर तरफ भारत का ही बोलबाला है। जिस तरह से हमने अभी G20 समिट को कंक्लूड किया, एक कंसेंसस डिक्लेरेशन करने में हम सफल हो गए। फिर आपके जो सेक्टर स्पेसिफिक बातें हुई, जो भारत लीड कर रहा है पोर्ट्स को लेके, शिपिंग को लेके, फिर आपके बायोफ्यूल्स और एथेनॉल की बातें हुई। चंद्रयान पे हम चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले देश बन गए। सोलर मिशन हमारा कामयाब। तो भारत का समय चल रहा है। और दीपक, मेरा ये मानना है इस तरह के हाइज बनते रहेंगे। 20,000 तो एक जस्ट एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, एक नंबर है, बट देयर इज लॉन्ग वे टू गो विद द काइंड ऑफ मतलब जो हमारे आंकड़े हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है,
और जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ होने की बातें हो रही है, आई एम श्योर विल बी वेरी सून $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसको राइड करना है। थोड़े हिकअप्स या एक वन वे जर्नी जरूर नहीं होती है बाजार में, ऊपर नीचे होता रहेगा, वोलेटाइल रहेंगे, बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। और यहाँ से अगर 6 महीने बाद देखूं तो मुझे लगता है आराम से निफ्टी में यहाँ से और 10 से 15% की अपसाइड आ जाने चाहिए आने वाले 6 महीने में। राइट सर, तो अगले 6 महीने में 10 से 15% के अपसाइड। लेकिन एक चीज जो स्टोरी अगर आप पिछले 11 सेशंस की देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 11 दिन से नई ऊंचाई छू रहे हैं सर। लेकिन पिछली बार जब बाजार में तेजी थी 7-8 महीने पहले, तो अच्छी क्वालिटी के मिड कैप भी एक तेजी के बाद ठंडे हो गए थे और फिर वापस बाउंस बैक करने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या सतर्क रहने का समय है सर, या मोमेंटम बना रहेगा? देखिए, आज की डेट में देखें तो देयर इज नथिंग टू कंप्लेन। बाकी जिस तरह की लिक्विडिटी है बाजार में, आज एसआईपी के जो हमारे रिटेल निवेशकों के नंबर्स आए, अगस्त महीने में 20,000 करोड़ से ज्यादा के एसआईपी के फिगर आए हैं, जो कि एक काबिले तारीफ है। और उसी दम पे हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, मतलब इस तेजी को देखिए। इस बार जब एफआईआईज लगातार बेच रहे थे, उसके बावजूद हम आज लाइफ हाई पे हैं। तो ये सब रिटेल निवेशकों की ताकत दिखाई दे रही है भारत में जो विश्वास है। बाकी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत धुआंधार तेजी हुई है और कम समय में जल्दी हो गई है, तो थोड़ा कॉशियस जरूर रह सकते हैं। एक देखिए, बाजार में स्वाभाविक है, इतनी बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है और आना भी चाहिए बाजार की हेल्थ के लिए। थोड़ा सांस लेगा, थोड़ा रेस्ट करके फिर चलेगा तो एक तेजी और मजबूत होगी। बट अभी भी कई सारे पॉकेट्स हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरे मिड कैप ही औंधे मुंह गिर जाएंगे। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत फ्रॉथ या थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, वहां पे अच्छा करेक्शन हो सकता है। बट अदरवाइज कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। जैसे आज एक सेक्टर जो रडार पे आ रहा है, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा किए आज, बट काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज एक चाल आई है और वहां पे अभी भी वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। मुझे लगता है अभी भी बाजार में काफी अपॉर्चुनिटीज है और निवेशकों को अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है और दूसरा अगर आपका लंबा नजरिया है, लंबे अवधि का नजरिया है, तो आप और 10-15% के करेक्शन से आपको घबराहट नहीं होती है। तो इस बाजार में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर बाजार कोई टाइम 10-15% का करेक्शन आता है तो गो ऑल आउट एंड बाय इनटू इंडिया। इट्स नाउ इंडियाज टाइम। जो इंडिया आज खुद एक मिड कैप है, वो लार्ज कैप बनने की तैयारी में है। जी, एक आखिरी सवाल सर, हर कोई यही पूछ रहा है कि वो करेक्शन कब अपेक्षित है, क्योंकि कई लोग हाथ मलते रह गए, खासतौर से सरकारी कंपनियों को देख के लोग कह रहे हैं, और रेलवे शेयर उसमें भी देख रहे हैं तो दौड़ लगा रहे हैं। क्या मौका है सर अभी? वो मौका, वो विंडो कब आएगा, आपका कुछ अनुमान? नहीं, ये तो बोल पाना दीपक बहुत ही मुश्किल है कि करेक्शन कब आएगा। और जब तक सब इंतजार करते रहेंगे कि अब करेक्शन होगा, तब तक आता नहीं। यही बाजार की खासियत है। और जब सब निडर होकर बाजार में कूदते हैं कि अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन द करेक्शन सेट्स इन। बाकी इस बाजार में पैसा बनाना है तो आपको ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेनों को आते जाते देखने से आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे। दिल्ली अगर जाना है तो ट्रेन पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। बाकी मेरी राय में इतनी बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन डेफिनेटली आना चाहिए, आएगा। बट आप लेफ्ट आउट की फीलिंग है बाजार में, फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग है बाजार में। और आप अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो इन लेवल्स पे भी एक स्टैगर्ड रूप में आप बाइंग कर सकते हैं। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस मार्केट। और मुझे लगता है यहाँ से दिवाली तक भी एक अच्छी तेजी बिल्कुल बन सकती है बाजार में। चीजें अच्छी दिख रही है आगे। इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो है वो पीक आउट होने की कगार पे। अमेरिका में भी मुझे लगता है एक और रेट हाइक आएगी और बाकी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। और एक बार अमेरिका पॉज होता है तो वी कुड सी रेट कट्स आल्सो इन इंडिया। मुझे लगता है ऑल इन ऑल वी आर इन अ वेरी गुड शेप और बाजार में बिल्कुल आई एम बुलिश ऑन इंडिया और वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू at least stay invested and also try to invest on any declines। बिल्कुल सर, ये भारत की कहानी और आगे और बेहतर कहानी दिखेगी। जो स्वाभाविक से रिस्क होते हैं उनको अगर थोड़ा सा किनारे रखें तो क्लियर पिक्चर दिख रही है और ये पिक्चर अभी असल में बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और इस सलाह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठी सर। G20 का सफल आयोजन को दुनिया भारत की कूटनीतिक जीत बता रही है, लेकिन ये कोई सामान्य कूटनीतिक जीत नहीं है, ये कोई सामान्य डिप्लोमेसी नहीं है। भारत ने कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल खड़ा किया है।
भारत की विदेश नीति अब कोऑपरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित हो गई है। इसमें किसी एक पक्ष की जीत नहीं, बल्कि सभी पक्षों की जीत होती है, बहुपक्षीय जीत। भारत ने म्यूचुअलिज्म और रेसिप्रोसिटी का एक नया अध्याय जोड़ा है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका आधार है सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सबके फ्यूचर से जुड़ी एक ऐसी साझेदारी जिसमें सबका भविष्य छिपा है। यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस डील को दुनिया के अखबार बिग डील, वेरी बिग डील और मैसिव डील कहकर संबोधित कर रहे हैं। दुनिया भर के अखबार इस डील पर लिख रहे हैं और इसकी गहराई नापने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका इसका श्रेय कई मायनों में ले रहा है, लेकिन असल तारीफ हो रही है भारत की, जो इस डील को साइन कराने लायक माहौल बनाने में जबरदस्त रूप से कामयाब हुआ। भारत के नजरिए से यह खबर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक या कूटनीति की खबर नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीलैटरल जीत है भारत की। पश्चिमी एशिया और यूरोप, चीन के बढ़ते दबदबे पर ब्रेक की खबर है ये डील। यह खबर पश्चिमी एशिया से यूरोप तक भारत की जो बढ़ती स्वीकार्यता है उसकी खबर है। दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज की तरह आया। इस प्रोजेक्ट से कुल 7 देश और यूरोपियन यूनियन का समूह भी जुड़ा। 8 पार्टीज, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन तमाम देशों ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने का लिखित आश्वासन दिया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा, दूसरा उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा पश्चिमी एशिया को यूरोप से जोड़ देगा। मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए रेल लाइनें बनेंगी। इस रेल नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत को भी दी जा सकती है। भारत को इस प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि 3 फायदे दिख रहे हैं जो सीधे हैं। पहला फायदा, मिडिल ईस्ट यानी कि हमारा जो पश्चिम एशिया है और यूरोप के बाजार में भारत की पहुंच और पकड़ और मजबूत होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि शिप और रेलवे कनेक्टिविटी होने से कम लागत में तेल और गैस सप्लाई होगी। एक फ्री और आबाद रूप से अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई के रूप में भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर जो केबल्स बिछाई जाएंगी उससे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दुनिया में तेज होगी। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जो डिजिटल क्रांति आ रही है वो उसके कहीं ना कहीं कुछ फायदे हमें मिलेंगे। तीसरा फायदा यह होगा कि पश्चिमी एशिया और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और कारोबारी बढ़त मिलेगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहा है। इसकी वजह चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जिसके जरिए ड्रैगन पश्चिमी एशियाई देशों से यूरोप के बाजारों पर कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश चीन के प्रभाव को रोकने की रही है, इसलिए उसने भारत की मदद ली और सऊदी अरब यूएई को नए कॉरिडोर के लिए बाकायदा तैयार किया। अमेरिका की न्यूज एजेंसी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने इसी साल मई महीने में इजरायली सोर्सेज के हवाले से दावा किया था कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर किसी ऐसे रेल प्रोजेक्ट पर प्लान चल रहा है जो मिडिल ईस्ट के यानी कि हमारे पश्चिमी एशिया के देशों को जोड़े। 7 मई 2023 को सऊदी अरब में भारत के एनएसए, जब हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब वहां गए, अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन और यूएई के एनएसए शेख तहन्नुन बिन जायद अल नहयान के बीच एक मीटिंग हुई। इसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी थे। कहा यह जा रहा है कि यह बैठक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए निर्णायक साबित हुई। यहीं पर यह खाका तैयार हुआ। इस बैठक में यह तय हुआ कि पश्चिमी एशिया में रेल नेटवर्क बनाते वक्त भारत की कनेक्टिविटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन अरब देशों में ऐसी जगह पर होंगे जहां से भारत को जोड़ने वाले उनके बंदरगाह पास हों, ताकि सामानों की आवाजाही में आसानी हो। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट की सहमति के बाद, पश्चिमी एशिया की सहमति के बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों से बातचीत की, उन्हें कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए राजी किया और आखिरकार उनके हां कहने के बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर औपचारिक रूप से मुहर लगी। भारत ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाई कि इसमें एक आइडिया दिया कि G20 की बैठक हो रही है, यहां पर आप इस पूरे आइडिया पर काम करें, साथ मिलकर डील साइन करें
ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक गठजोड़ वाला संदेश पूरी दुनिया में जाए। अब सवाल यह है कि यह कब लागू होगा, इसकी पूरी रूपरेखा कब आएगी। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 2 महीने यानी कि 60 दिनों में योजना, उसकी टाइमलाइन को लेकर एक बड़ा फैसला हो जाएगा। ये मैसिव डील क्यों है, जरा ये भी समझिए, और इसमें किस किस को क्या क्या फायदा हो रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी है भारत की, एक नया मॉडल है, इसमें सबके फायदे हैं। अमेरिका का फायदा सुनिए। अव्वल तो ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ये डील इसलिए अहम हुई क्योंकि उनकी छवि बदल गई। बाइडेन चीन के मामले में नर्म माने जाते थे और कई बार उनकी आलोचना भी इसमें होती थी, लेकिन दुनिया को BRI का विकल्प देकर उन्होंने अपनी छवि को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर बदल डाला। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जानते हैं हम, कि अपनी ऑयल इकोनॉमी को बिजनेस बेस्ड बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। उन्होंने एक विजन भी दिया है, विजन 2030, और ये डील उन्हें वो विजन पूरा करने का मौका देती है। सऊदी अरब के नजरिए से एक बात और अहम यह है कि चीन लगातार कोशिश करता रहा है कि वो UAE और सऊदी अरब में दबदबा बढ़ाए और अमेरिका और भारत को पश्चिमी एशिया में कमजोर करे। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर से अमेरिका के पाले में जाने का संकेत देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हवा का रुख बदल दिया है। और डील सिर्फ किसी एक देश या ब्लॉक के लिए फायदेमंद नहीं, 3 रीजन है इसमें भारत, यूरोप और पश्चिमी एशिया में पड़ने वाले हर देश, जिसमें गरीब और मिडिल इनकम वाले देश भी शामिल हैं, सबको फायदा होगा। यह मल्टी मॉडल इंफ्रा डील हो रही थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ चीन को एक और झटका लग गया। G20 के सदस्य देश इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के PM ली कियांग को आखिरकार यह बता दिया, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, कि उनका देश यानी कि इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मेलोनी काफी वक्त से चीन को अपने इस फैसले के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा झिझक इसलिए रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं द्विपक्षीय रिश्ते खराब ना हो जाएं। लेकिन उन्हें यह मौका मिला भारत में। इटली और चीन के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात G20 सम्मेलन के इतर हुई, और यह इसलिए खास है। इटली क्यों? इटली इसलिए खास क्योंकि G7 का एकमात्र सदस्य देश है जिसने चीन के BRI का हिस्सा बनने का फैसला किया था, और अब वो इससे एग्जिट हो रहा है। इस पर रिएक्शन भी आया था जब ये खबर पता चली। इटली में चीन के एम्बेसडर ने बाकायदा चेतावनी दी कि अगर इटली इस बारे में सोच रहा है, BRI से बाहर होता है, तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इटली ने बता दिया अपने समकक्ष चाइनीज प्रीमियर्स को कि वहां अब क्या होने वाला है। भविष्य अब चीन तय नहीं करेगा, बल्कि खुद अपने हिसाब से देश तय करेंगे। ये थोड़ा सा इसलिए आयरनी लगती है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लगभग 1 दशक हो गया और चीन ने इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। अब चीन पर एक तरह से इकोनॉमिक संकट भी है, उसकी साख का संकट भी है। ऐसे में BRI से उसे यह भरोसा था कि अब फसल काटने का वक्त आ गया है, अब मुनाफे का वक्त आया है। लेकिन जब मुनाफे का वक्त आया तो लोग अब छिटक रहे हैं, चीन की साख गिर रही है। इसलिए ये चीन के लिए एक दोहरी मार। लेकिन चीन को अगर हम साइड भी कर दें तो ये पूरी दुनिया के लिए, जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी एशिया, यूरोप और भारत और हमसे जुड़े हुए इस पूरे कॉरिडोर से जुड़े हुए लोग, ये सबके बढ़िया फ्यूचर के लिए है। इसमें अभी और देश भी जुड़ेंगे, मलेशिया आ सकता है, सिंगापुर आ सकता है, सबके लिए इसमें दरवाजे खुले हैं। आगे चलकर इस कॉरिडोर से और भी चीज़ जुड़ सकती हैं। इस पर थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मंजीव पुरी सर जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक रहे हैं। एम्बेसडर पुरी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो इंडिया यूरोप कॉरिडोर बन गया है सर, बहुत मायनों में कहा जा रहा है। आप कोई भी विदेशी अखबार उठाकर देख लिए, एक स्पेशल कॉलम्स बनाए जा रहे हैं। फ्यूचर डील, बिग डील, मैसिव डील इसे कहा जा रहा है। कैसे ये गेम चेंजर साबित होगा सर? दीपक, धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त विश्लेषण कहा, वेस्टर्न अखबारों के बारे में कहा, वो तो कहेंगे ही, लेकिन लेट मी गेट यू बैक टू समथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट। भारत, उसको देखो, वी आर नाउ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड and today the 5th largest, but on our way to becoming the 3rd largest economy in the world. मिडिल ईस्ट का जो तेल है सबसे ज्यादा पैमाने पे चीन जाता है और उसके बाद भारत आता है। हम इंडिया एक इतना बड़ा केंद्र बिंदु है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का नंबर 2 ट्रेडिंग पॉइंट जो है
वो है मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड साथ ही साथ यूरोपियन संघ। दोनों के लिए भारत को जोड़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, चाइना, वेस्टर्न पावर्स, उनकी हेजेमनी वगैरह, लेकिन अगर इफ यू अलाउ मी, भारत की अहम भूमिका और भारत का फायदा है उसमें। और मैं मानता हूं जो आपने बाद में एंड में ये जो कहा कि मलेशिया, सिंगापुर, देखिए बिम्स्टेक के अंतर्गत वहां पर भी बहुत सारा हमारा काम चल रहा है, रेल लिंक, रोड लिंक वगैरह बन रहे हैं, पोर्ट लिंक्स बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक इम्पोर्टेंट आइडिया है। अभी तो आइडिया है, बहुत इसमें काम करना है, लेकिन जो आइडिया है, चीन एक तरफ, वो एक कूटनीतिक बात है, लेकिन फंडामेंटली इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेटर है, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी के लिए ग्रेट है, और यूरोप के लिए तो इनफैक्ट इट इज एन एब्सोल्यूट बून, बिकॉज यूरोपियन इकोनॉमी जो है एक जमाने में होगी, लेकिन अब भारत जैसे उभरती हुई इकोनॉमी के साथ रह के बिना काम नहीं चलेगा। इसका फायदा क्या अभी ये सब होता नहीं है। देखिए, मल्टी मोडल लिंक में होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन और जो बाकी चीजें हैं, इंटरनेट फाइबर, ऑयल पाइपलाइन वगैरह, ये जो चीजें, ये बड़ी स्पीड से इंटरैक्शन होती है। इवन इफ वी टेक गुड्स, अगर सिर्फ सी लिंक लो तो सुएज कनाल वगैरह जाने से बहुत दिन लगते हैं। इस तरह तो 1, 1.5, 2 दिन में आदमी एकदम यूरोप पहुंच जाएगा। इट विल बी अ गेम चेंजर एंड देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गल्फ कंट्रीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोप। सबका इसमें फायदा है। साथ साथ कूटनीतिक, वो तो सभी देख रहे हैं, आपने बताया, जॉर्जियो मिलानी ने कहा कि भाई हम शायद उससे निकल सकते हैं। देखिए, दे फाउंड एन ऑल्टरनेटिव। What a good idea. It's win-win for everyone. और बहुत दिनों से, बहुत सालों से दुनिया ये देख रही थी कि चीन के बढ़ते दबदबे का आखिर करे तो करे क्या। सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन, युद्ध, तनाव, ये ना वक्त की जरूरत है और ना ये किसी के हित में है। लेकिन अगर आवाज उस तरह से आएगी तो फिर जवाब भी उसी तरह से देना बड़ा जरूरी था, और ये बड़ा अच्छा हुआ। और भारत क्योंकि इस बड़े गेम चेंजिंग सिनारियो की धरती बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा डिप्लोमेसी की बात करूंगा सर। ये कितना अभी मैं कह रहा था कि जब डोभाल साहब वहां पर गए और उनके समकक्ष अमेरिकी एनएसए के बीच में बातचीत हुई, अपने इनपुट्स दिए, उसके बाद डोभाल साहब भारत आते हैं, अपने समकक्ष लोगों से बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री स्तर पर राजनयिकों से, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर से बात करते हैं और होमवर्क में लग जाते हैं सब। ये जो कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी है सर, ये जो म्यूचुअलिज्म वाली डिप्लोमेसी हमारी है, इसको थोड़ा सा समझाएं डिप्लोमेटिक अंदाज में। ये कितना बड़ा हो गया ये। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा बोला अभी दीपक। यूरोपियन संघ ने 2 साल पहले एक ये जिसको कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और उनका रियल एफर्ट है अफ्रीका की तरफ जाना, जहां वो मानते हैं कि उनका बहुत पुराने समय से बोलबाला रहा है, लेकिन अब वेस्टर्न बोलबाला उतना नहीं रह गया। चाइनीज, रशियन, सभी लोग उसमें जा रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग इट्स एफर्ट्स। वहां से शुरू हुआ, लेकिन अब ये किस तरह ये इंडिया की तरफ गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजनीतिक और कूटनीतिक इनपुट्स ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। दीपक, मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ महीने पहले एक भारत, यूएई, इजराइल और यूएसए की मीटिंग हुई, जिसको कहते हैं I2U2। ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो ऑल गेट टुगेदर, यूनाइटेड स्टेट्स यानी वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल, भारत, हम लोग जो ये इकट्ठे हुए बातचीत की, इसमें बहुत सारे पहलू। एक ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक पहलू है, साथ में दूसरे और किस्मों के कोऑपरेशन है, कोऑपरेशंस ऑन टेररिज्म, कोऑपरेशंस ऑन कर्बिंग फंडामेंटलिज्म, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें ये फिजिकल कनेक्टिविटी तो है ही है, जैसे मैंने कहा इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑयल पाइपलाइन, इससे सभी का फायदा है। और फायदे के साथ साथ जो आपका कूटनीतिक लक्ष्य है,
कि चाइना को किसी तरीके से चेकमेट किया जाए, वो भी साथ साथ होता है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर देम गोज अप, और हमारे लिए जो है वो कॉस्ट एक्चुअली कम हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन, और इसी को ये कोऑपरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया अपनी शुरुआत में, जिसको मैं कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी कह रहा हूँ, ये एक नया मॉडल दिया है इंडिया ने पूरी दुनिया को, कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया बटी हुई है, आप न सिर्फ लोगों को साथ में ला रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मॉडल लेकर आ रहे हैं जिसमें सबका फायदा है, जिसमें सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस हैं, और इसकी राह भारत प्रशस्त कर रहा है। भारत कह रहा है और दुनिया सुन रही है, उसको इंप्लीमेंट कर रही है, भारत के साथ जुड़ना चाहती है, एसोसिएट करना चाहती है खुद को। ये अगर इस समय ये भारत का विश्वगुरु मूवमेंट अगर नहीं है तो फिर कब होगा। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमेशा की तरफ आप आते हैं और बहुत आसान भाषा में कूटनीतिक बातों को समझा जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए कुछ और खबरों का करते हैं अब रुख। दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया है, यानी कि पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। दिल्ली सरकार ने पटाखा बनाने, उसकी बिक्री, स्टोरेज, इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। खबर पर पूरी डिटेल देंगे अमरीश पाटिल। जब मौसम बदलता है, जाड़े का मौसम आता है, तो मौसम में नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से कई बार क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये मौसम वो होता है जब फसलों की कटाई का सीजन होता है, तो पराली भी जलती है, पटाखे भी जलते हैं, और यही वजह है कि दिल्ली के आसपास जब ये सब चीजें होती हैं तो दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। इसको देखते हुए विंटर एक्शन प्लान पे सरकार ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है, और हर बार ये फैसला दिवाली के आसपास होता है। इस बार सरकार ने अभी से ये बैन लगा दिया, यानी कि दिल्ली में आज की तारीख के बाद से ना पटाखों का निर्माण होगा, ना उनका भंडारण होगा, ना उनकी बिक्री होगी, ना उनको चलाने की परमिशन होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में इस तरह की हर गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये प्रतिबंध अभी से लेकर 1 जनवरी की रात तक है, यानी कि नए साल तक ये पूरा प्रतिबंध जारी रहेगा। अगर मौसम साफ होता है, अगर पोल्यूशन का लेवल कम होता है, AQI लेवल ऐसा होता है कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, तो उस पर दोबारा सरकार विचार करेगी। लेकिन फिलहाल यही है निर्णय सरकार का कि अभी से लेकर नए साल तक दिल्ली में पटाखों का निर्माण, पटाखों का भंडारण नहीं होगा। देश में कैंसर और लिवर के इलाज के लिए बिक रही नकली दवाइयों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चेतावनी के बाद ड्रग रेगुलेटर DCGI ने निगरानी बढ़ा दी है। अमरीश प्रसाद बने हुए हैं, इस खबर पर भी डिटेल्स देंगे। देखिए, आमतौर पर ये रेगुलर प्रैक्टिस है सरकार की भी और WHO की भी, इस तरह के अलर्ट आते रहते हैं। लेकिन ये जो अलर्ट है 2 विशेष दवाइयों को लेकर है, जो कि लिवर और कैंसर से जुड़ी हुई हैं, और ये दोनों ही दवाइयों का निर्माण देश में नहीं होता, ये बाहर से मंगाई जाती हैं, या तो विशेष आग्रह पर या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। और ये देखा गया कि ये दोनों दवाइयां जो महंगी हैं, कैंसर और लिवर जैसे गंभीर बीमारी के इलाज में ली जाती हैं, उनसे मिलते जुलते या फिर उनकी पैकिंग का अलग अलग वर्जन बनाकर दवाइयां मार्केट में बेची जा रही हैं, जिसको लेकर WHO ने भारत के जो रेगुलेटर है DCGI, उनको अलर्ट भेजा था, और DCGI ने अब सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है, इसको लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। औचक निरीक्षण कीजिए, मार्केट से रैंडम सैंपलिंग कीजिए, अगर दवाएं नकली पाई जाती हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। इसके अलावा लोगों से एक अपील की गई है कि आप जो भी दवाइयां खरीद रहे हैं वो किसी अच्छी दुकान से और बिल के साथ ही खरीदें, क्योंकि बिल के साथ खरीदने पर आपको इस तरह के धोखे की संभावना काफी कम हो जाती है। बिना बिल के अगर आप खरीदते हैं तो उसको आपको नकली दवाएं मिलेंगी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक और इस एडवाइजरी में एक और चीज कही गई है कि अगर ऐसा होता है कि ये दवाइयां जो मार्केट में जो आ रही हैं वो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही आ रही हैं, तो उस पर पुलिस को, जो लोकल पुलिस है, उनको कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके साथ रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है कि आखिर ये प्रैक्टिसेस सिर्फ इसलिए है या फिर इसका दायरा और ज्यादा बड़ा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये लिवर और कैंसर के अलावा बाकी दवाओं की भी रैंडम सैंपलिंग सरकार करे, और अगर ऐसा पाया जाता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही इनकी इस तरह की बिक्री की जा रही है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथ साथ इसको लेकर नई रेगुलेशन वो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजधानी लखनऊ में बारिश से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई। कई जगहों पर निचले इलाकों में पानी भर गया।
लखनऊ में मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। बारिश कैसे यहां आफत लेकर आई, वो तस्वीरें बता रही हैं। बहुमंजिला इमारत की पार्किंग में पानी भर गया। हाहाकारी बारिश के बाद लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर यहां जल जमाव हो गया। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने हाईकोर्ट और लोहिया चौराहा पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और पंप लगाकर तत्काल पानी निकालने का आदेश दिया। वहीं जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार गोमती रिवर बैराज पहुंचे और बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया। बाराबंकी में करीब 8 घंटे से भयंकर बारिश का दौर जारी है। निचले इलाके के घरों में पानी भर गया है। कई लोग घरों में फंसे हुए हैं। तेज बारिश के बाद शहर के नेल्सन हॉस्पिटल के भीतर पानी भर गया। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद सीएम एक्शन में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जल निकासी के लिए प्रबंध किए जाएं, साथ ही नदियों के जलस्तर की निगरानी की जाए। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश ने तांडव मचा रखा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में भी बारिश के आगे रेल से वापस दिखी। बारिश के कारण कई पटरियां डैमेज हो गई। रेलवे की तरफ से तुरंत मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा हो गई, जिससे लोग परेशान नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।